साथियों नमस्कार। आर्चिस पॉलिटिकल साइंस करंट अफेयर्स ओनली पॉलिटिकल साइंस जुलाई 25 के पार्ट थर्ड में आपका स्वागत, अभिनंदन। हम इस प्लेटफॉर्म पर इस श्रृंखला में ऐसे विषय जो राजनीति विज्ञान से संबंधित है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, राज्य स्तर के हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जो समसामयिक समय में चर्चा के विषय बने हुए हैं, जिनका संबंध हमारे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस के पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, उस पर हम चर्चा करते हैं। हालांकि ये टॉपिक सामान्य से है, लेकिन ये टॉपिक्स जो है हमें धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ को मजबूत करने में हमारे लिए फ्रूटफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को से हाल ही में अमेरिका ने एग्जिट कर लिया है। यानी आज अमेरिका जो है वो यूनेस्को से बाहर है। और बाहर क्यों है? क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि यूनेस्को जो है इजराइल के साथ पक्षपात कर रहा है। और हम ये जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर अमेरिका है, और इस सपोर्ट के कारण ही इजराइल जो है मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में अपना प्रेशर और दबदबा कायम रखे हुए हैं। तो ये इसका कारण था अमेरिका का एग्जिट का। अब हम देखते हैं कि यूनेस्को है क्या। यूनेस्को जो है शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करता है। यूनाइटेड नेशंस की ये एक स्पेशल एजेंसी है, विशेष संस्था है, और ये इस विज्ञान, संस्कृति और इन सब के सहयोग से, सांस्कृतिक सहयोग से क्या करता है, शांति स्थापित करने का प्रयास करता है और इन क्षेत्रों में डेवलपमेंट के कार्य भी करता है। वर्तमान में इसका कार्यालय जो है वो पेरिस में है। 194 इसके मेंबर है। अब क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर है और यूनेस्को के 194 है, तो कोई भी देश जो यूएन का सदस्य नहीं है वो यूनेस्को का सदस्य बन सकता है, इसलिए 194 इसकी सदस्य संख्या है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में होती है और भारत इस संगठन का एक संस्थापक सदस्य है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। और अब अमेरिका ने जब एग्जिट किया है, यूनेस्को से बाहर निकला है, तो इसका प्रभाव क्या होगा? सबसे बड़ा तो क्राइसिस आएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट। कारण यह है कि आज यूनाइटेड नेशंस का जो टोटल खर्च है उसमें लगभग 25% कॉन्ट्रीब्यूशन अमेरिका का है। अमेरिका के बाहर आते ही इसके सामने वित्तीय संकट आ जाएगा। इसके अलावा जितने भी विश्व की सांस्कृतिक धरोहर है उनके संरक्षण से संबंधित समस्या, जलवायु शोध से संबंधित जितने भी कार्य हो रहे हैं, उन सब कार्यों पर इसका इफेक्ट जरूर होगा। तो ये यूनेस्को के ऊपर आने वाले समय में संभावित प्रभाव है। नेक्स्ट हमारे लिए समसामयिक विषय है, वो है चुनिंदा नदी विवाद। भारत के विभिन्न राज्यों के बीच में नदियों के संबंध में विवाद चल रहे हैं। ये विवाद ट्रिब्यूनल्स में है। हर राज्य अपने अपने पानी के हितों के लिए कार्य करता है और उसी के कारण ये विवाद चल रहे हैं। और पहला जो विवाद है जो समसामयिक विषय में चर्चा में है वो है कृष्णा जल विवाद। ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है। हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी नदी का विवाद कौन से राज्यों के बीच में है, क्योंकि आने वाले करंट अफेयर्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ऐसे पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट है महानदी जल विवाद। महानदी जल विवाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बीच में है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद रावी और व्यास, ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से संबंधित है। सबसे पहले इस विवाद पर 1986 को एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था और 40 साल के बाद भी आज तक कोई डिसीजन नहीं हो पाया है। और यहाँ पर इस ट्रिब्यूनल का कार्यकाल 5 अगस्त 2025 तक बढ़ाया गया है। अभी भी ये मामला अदालत में विचाराधीन है, हमें इसकी जानकारी रखनी है। उसके बाद आता है महादई जल विवाद। ये गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। तो एक छोटी सी जानकारी हमारे सामने है। इसके बाद अगला करंट अफेयर्स पॉलिटिकल साइंस का क्या है? ये है ईरान ने 24 जून से 9 जुलाई के बीच में, यानी 10 दिन के अंदर अंदर क्या किया, उसने 5 लाख अफगानियों को देश से बाहर निकाल दिया। यानी इस दशक में सबसे बड़ी घटना कि कोई राष्ट्र अपने देश से इतनी बड़ी तादाद में लोगों को आउट कर देता है। अब ये क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें पता है, ईरान को ऐसा लगता है कि इन लोगों के कारण उसके नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है।
तो यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा कि इस दशक की सबसे बड़ी जबरन निकासी की घटना है। तो हमें ध्यान रखना है कि फोर्सफुली किसी राष्ट्र से लोगों को आउट करना, वो भी 5 लाख की संख्या में 10 दिन के भीतर अंदर अंदर, तो ये बहुत बड़ी हमारे सामने एक न्यूज़ है, इसका हमें ध्यान रखना है। और ईरान का ये कहना है कि इनमें अधिकतर जो लोग हैं वो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग हैं, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए 4 जुलाई का दिन। 4 जुलाई का दिन अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वहाँ का एक राष्ट्रीय वार्षिक उत्सव है और यह अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा और संविधान को अपनाए जाने का स्मरण है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन लागू हुआ था, ये हमें ध्यान में रखना है। और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि 4 जुलाई को ही 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेश जो कभी ब्रिटेन के अधीन थे, यानी अमेरिका भी जो है ग्रेट ब्रिटेन से आज़ाद हुआ है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। आरंभ में अमेरिका में 13 राज्य थे, धीरे धीरे बढ़कर आज की डेट में अमेरिका में 50 राज्य हो चुके हैं। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है 4 जुलाई की डेट अमेरिका के संविधान में किस लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही 4 जुलाई की डेट भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो कि ब्रिटिश संसद ने पास किया था, तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया और जिस विधेयक के तहत एक प्रमुख प्रावधान था, वो प्रावधान क्या था? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। इस भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, जो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम चलते हैं। देखिए, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन, इनका हाल ही में देहांत हुआ है और ये वी.एस. अच्युतानंदन CPIM के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। यानी 1964 में जब CPI का विभाजन हुआ था और ये CPI 2 बन गए थे, एक तो जो ट्रेडिशनली चल रहा था CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरा बन गया CPIM। ये थोड़ा सा क्रांतिकारी था, ये मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास करता था। इस तरह से वी.एस. अच्युतानंदन जो है, जो सामाजिक न्याय और भूमि सुधार के प्रतिपादक रहे हैं, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके डायरेक्शन में ही, इनके सहयोग से ही CPIM बनी CPI से विभाजित होकर। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसने हाल ही में पहलगाम में अटैक किया, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, भारत का ये मामला है और इसकी जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। ये जो है पाकिस्तान के लश्कर तोयबा का ही एक मुखौटा संगठन है। इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए है कि अमेरिकन प्रतिनिधि सभा, यानी अमेरिका की कांग्रेस का एक सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसने इसे क्या किया, इस TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन बता दिया और विशेष रूप से वैश्विक आतंकवादी संगठन। तो ये वाकई एक बहुत अच्छा संदेश है, टेररिज्म के अगेंस्ट अमेरिका काम कर रहा है, भारत भी इसके लिए खुश है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि कौन सा संगठन, किसने और कहाँ इसको वैश्विक स्तर पर आतंकवादी संगठन घोषित किया। इसके बाद हम आते हैं ISRM, यानी इंडिया सिंगापुर मिनिस्टेरियल राउंड टेबल। ये बायलैटरल रिलेशन है, द्विपक्षीय एक छोटा सा मंच है जिसमें भारत और सिंगापुर सम्मिलित है। इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? रिश्तों के संपूर्ण आयाम पर चर्चा करना, भारत और सिंगापुर के बीच में जितनी भी तरह के रिश्ते हैं, और विशेष रूप से विनिर्माण यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और भारत और सिंगापुर के बीच में कनेक्टिविटी, इसके लिए ये काम कर रहा है। इसका जो उद्घाटन है, सबसे पहले शुरुआत सितंबर 2022 में नई दिल्ली में होता है और इसकी जो दूसरी बैठक है वो सिंगापुर में आयोजित की गई थी पिछले वर्ष 2024 में। और अभी ये हाईलाइटेड क्यों है? क्योंकि हमारे विदेश मंत्री जो है S. जयशंकर ने सिंगापुर की यात्रा की
और इन विभिन्न विषयों पर बात की। आने वाले समय में यानी नई दिल्ली में ही इसकी अगली बैठक अगले साल आयोजित की जानी है। तो ISRM हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण विषय है वो है भारत की राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 4 सदस्यों का मनोनयन। देखिए, भारत की राज्यसभा में संविधान के अनुसार 250 सदस्य है और 8% 245 सदस्य है। तो 250 सदस्यों में से जो 12 सदस्य हैं वो मनोनीत होते हैं, बाकी 238 निर्वाचित होते हैं। इन 12 सदस्यों में से मनोनयन जो है 4 सदस्यों का हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किया गया, और ये जो 4 सदस्य हैं, इन 4 सदस्यों का जो आधार है वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा है। हमने देखा है कि राज्यसभा में खिलाड़ी भी है, सचिन तेंदुलकर भी रहे हैं, PT उषा भी रही है, और भी खिलाड़ी है जिनका राष्ट्रपति ने मनोनयन किया, लेकिन यहाँ पर खेल कहीं भी नहीं है। तो हमने ये माना है कि कला में ही जो है खिलाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये वो आधार है जिस पर राष्ट्रपति मनोनयन करता है। अब हमारे लिए संविधान में कुछ प्रावधान है, उनको हमें देखना है कि आर्टिकल 83 में ये जो नॉमिनेशन होंगे इनका विवेचन है। यानी आर्टिकल 83 ये कहता है कि इन 4 आधारों पर राष्ट्रपति राज्यसभा में इन सदस्यों का मनोनयन करता है, आर्टिकल 83। अब ये जो राज्यसभा की 2 कैटेगरी है, एक मनोनीत और दूसरी निर्वाचित। थोड़ा सा इसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि संविधान में प्रावधान क्या है। देखिए, आर्टिकल 80 का क्लोज 3 ये कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा खंड 1 के उपखंड का, यानी ये जो है अनुच्छेद 80 का 1 क्लोज और उसका क, ये जो 12 सदस्यों की जो संख्या है ये यहां पर है आर्टिकल 81 के क्लोज 1 के क या ए में। यानी 12 सदस्यों की संख्या, मनोनयन कितने संख्या में होंगे, ये हमारा आर्टिकल 81 का क्लोज के कहता है। और आर्टिकल 81 का ख क्या कह रहा है, 80 का क्लोज 1 का ख क्या कह रहा है, ये ख संख्या बताता है 238 जो कि निर्वाचित होंगे। यानी ये आर्टिकल जो है 238 के सदस्यों के निर्वाचन की बात करता है, और ये वाला आर्टिकल जो है 12 सदस्यों की बात करता है। लेकिन इन 12 सदस्यों का मनोनयन कौन से ग्राउंड पे होगा, ये हमारा आर्टिकल 83 कहता है। तो इनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक जगह सदस्य संख्या डिसाइड हो रही है और दूसरे क्लोज में जो है इन सदस्यों का मनोनयन का आधार क्या होगा, ये बात भारत के संविधान में कही गई है। और आगे हम अगर एक और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करते हैं संसद के सदस्यों के संबंध में, तो सदनों की जो अवधि है, इस अवधि पर आर्टिकल 83(1) क्या कहता है। यानी देखिए, यहां पर तो सदस्यों की संख्या और उनका मनोनयन का आधार, 83 में अवधि है, संसद के सदनों की अवधि। तो 83(1) क्या कह रहा है कि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होगा, यानी राज्यसभा हमेशा बनी रहेगी, किंतु उनके सदस्यों में से यथासंभव 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर, यानी जो नए सदस्य होंगे 1/3 सदस्य, वो प्रति 2 वर्ष बाद। देखिए, इस क्लोज में संविधान में 6 वर्ष संसद के सदस्यों की संख्या कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। यहाँ ये लिखा हुआ है कि एक स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होगा और हर 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य जो है नए बनेंगे। अब इनकी जो सदस्य संख्या है, सदस्यों का जो कार्यकाल है, वो संसद विधि द्वारा बनाएगा, संसद विधि द्वारा। अब संसद विधि द्वारा क्या है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, संसद ने ये कानून बनाया, कौन सा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष लिखा हुआ है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यानी संविधान में राज्यसभा का कार्यकाल जो है, स्थायी सदन है, प्रति 2 वर्ष बाद नए सदस्य आएंगे, लेकिन 6 वर्ष कहीं संविधान में नहीं है। इसके लिए आर्टिकल 83(1) ये कहता है कि इसके लिए संसद कानून बनाएगी। संसद ने ये कानून बनाया, लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951, और इसमें संसद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे विषय जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है
और समसामयिक विषय में चर्चा, समसामयिक समय में चर्चा के विषय रहे हैं, इनके बारे में हमें जानकारी बहुत ज़रूरी है। आने वाले हमारे इसके पार्ट 3 में हम क्वाड, ब्रिक्स और राष्ट्रपति के इस्तीफे के संदर्भ में बात करेंगे, और भी जो ऐसी घटनाएं जिनका संबंध पॉलिटिकल साइंस से है उससे हम इनको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।